नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर कृष्णानंद। अब पिछले वर्ष जो लेटेस्ट आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के लिए जो परीक्षाएं हुई थी, उसमें दो परीक्षा थी। एक प्योर आयुर्वेदिक सेटअप पर एमओज का अपॉइंटमेंट होता था और एक एलोपैथिक हॉस्पिटल पर एमओज का अपॉइंटमेंट होता था। तो जो एलोपैथिक हॉस्पिटल पर एमओज का अपॉइंटमेंट होता था, उस मेडिकल ऑफिसर को चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य कहा जाता है। उस परीक्षा में मुझे प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त मिला। तो अब आगे की रणनीति मैं अर्थात डॉक्टर कृष्णानंद आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि जो अभी फ्यूचर में चिकित्सा अधिकारी के जो पद आने वाले हैं, उसमें हमारी क्या रणनीति हो, हमारी दशा और दिशा कैसे हो, ताकि हम अपना एक पद सुरक्षित रख सकें। चलिए समझते हैं। देखिए, बीएमएस करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हम पीजी की प्रिपरेशन करें, और यदि भाग्य साथ दिया और उस दरमियान यदि कोई मेडिकल ऑफिसर का पद निकलता है तो उसमें एंट्री ले लें, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है। और गवर्नमेंट जॉब ये खासकर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं यदि तो ये पे मैट्रिक्स लेवल 10 की नौकरी है। मतलब 56,100 रुपये बेसिक से आपकी शुरुआत होनी है। और यदि वर्तमान परिवेश की हम बात करें तो इस पर लगभग 53% डीए चल रहा है। और आपका मान लेते हैं आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है, तो 3 तरह के शहरों की कैटेगरी बनाई है उत्तर प्रदेश ने, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए का मतलब होता है जो हाईली डेवलप्ड सिटीज़ हैं, लखनऊ और कमिश्नरी टाइप के, जैसे लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी। यहाँ आपको 6300 रुपये एचआरए मिलते हैं। तो मोटा मोटा यदि जोड़ के हम बताएं तो आपकी बेस मतलब विदाउट एनी डिडक्शन आपकी जो सैलरी बनती है वो 88,000 से लगभग 90-92,000 तक ये आपकी सैलरी बनती है। तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपको उसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी के बारे में आपको सारी छोटी से छोटी बातों का ज्ञान होना चाहिए। अब पहला काम यही करना है हमको। जो पिछली बार की वैकेंसी हुई थी, 2 वैकेंसी थी, प्योर एमओ आयुर्वेद की और एक जो एमओ सीएच की वैकेंसी थी वो। एक में 611 सीट थी एमओ आयुर्वेद में, और एमओ सीएच में 962 सीट्स थी। आपको करना बस इतना है कि इन दोनों एडवर्टाइजमेंट को देखिए, छोटी छोटी बेसिक्स चीज़ें आप उसमें ध्यान रखिए। अब देखिए बेसिक क्या चीज़ है, ये आप 1 मिनट के लिए समझिएगा। देखिए बेसिक आपका ये है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, 14 पॉइंट लिखा है, द मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स इज फिक्स्ड टू 35%। मतलब ये हुआ आपको मिनिमम 35% आपको मार्क्स ले आने हैं। और जनरल और ओबीसी के केस में ये देखिए 40% in case of similarly the minimum efficiency standard for the candidates of other categories। अदर कैटेगरीज का मतलब क्या हो गया आपका, जनरल, ओबीसी, एससीज और गर्ल्स, क्योंकि यूपी में गर्ल्स को अलग से रिजर्वेशन मिलता है। तो ये अलग कैटेगरी हो गया 40%। अब समझिएगा,
150 क्वेश्चन है, इसका 40% कितना हो गया? 60 क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ आपको एटलीस्ट 60 क्वेश्चन एग्ज़ाम में करने ही करने हैं। जो ये वाला सीट है, ये वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 962 सीट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें लड़के 60 क्वेश्चन भी नहीं कर पाए और रिटन उनका नहीं निकला, स्क्रीनिंग नहीं निकला। मतलब दिमाग में रखिएगा, स्क्रीनिंग और इंटरव्यू दोनों में आपको 40% नंबर लाने हैं। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, यानी 40 नंबर आपको इंटरव्यू में मिलना, मतलब आना ही आना चाहिए। और स्क्रीनिंग आपका 150 क्वेश्चन 200 नंबर, तो वहाँ पर आपको निश्चित तौर पे 60 क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए, अब हम एमओ की बात कर रहे हैं और ख़ासकर स्पेशली हम उत्तर प्रदेश एमओ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 फेज में एग्ज़ाम होते हैं। पहले फेज को हम बोल देते हैं स्क्रीनिंग, जिसको प्रिलिमिनरी टाइप का है। ये स्क्रीन्ड करेगा, दैट मीन्स इस एग्ज़ाम का इम्पॉर्टेंस केवल और केवल स्क्रीनिंग तक ही है। दिस इज़ नथिंग। इसका नंबर आपके मार्क्स में नहीं जुड़ेगा। डजेंट मैटर आप 150 में 149 क्वेश्चन सही करके आएँ, इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी रैंक डिसाइड करेगी आपकी क्या व्यक्तित्व है, आपने अपने आप को कैसे इंटरव्यूअर के सामने रिप्रेजेंट किया है, ये सारा कुछ इस पर डिपेंड करता है। और जो व्यक्तित्व होता है वो एक दिन में नहीं बनता। वो कितना आपने चीज़ों को गहन अध्ययन किया है, कितना आप सोसाइटी से, आसपास की चीज़ों से अपने आप को जोड़ पा रहे हैं, उन सारी चीज़ों से आपका व्यक्तित्व निर्धारित होता है। यदि आपके अंदर चीज़ों का बारीक एनालिसिस करने की क्षमता नहीं है, तो आप रटते रहिए, आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमको पहली बात समझ में आया कि पहली बाधा हमको स्क्रीनिंग के रूप में पार करनी है। 60 क्वेश्चन हमको मिनिमम करने हैं, मैक्सिमम। अब ये तो कोई बता नहीं सकता कि पेपर लेंदी है कि इजी है। ये तो समय ही बता सकता है कि कट ऑफ 60 जा रहा है कि 100 जा रहा है। लेकिन किसी भी तरीके से 60, 70, 80 के अराउंड ही रहना है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। हम लोग आने वाले अपने तैयारी के फेज में ये भी सीखेंगे। अच्छा देखिए, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी जब की जाती है तो एक भारत सरकार एक प्रोग्राम चलाई थी, मिनिमम नीड प्रोग्राम। तो समझिएगा, जो वहाँ पे पॉलिसी मेकर बैठे हैं, मिनिमम नीड क्यों लाए? क्योंकि जब आप छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करेंगे ना, तो अचानक से वो चीज़ें आपकी पूरी होते होते बड़ी हो जाएंगी। और जहाँ सारी चीज़ों को पूरी करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो हम लोग इसी फार्मूले को अडॉप्ट करेंगे। हम लोग जब तैयारी करेंगे साथ में, तो अपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सबसे पहले उसको कवर करेंगे, ताकि हमारा हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि सबको इक्वल प्लेइंग फील्ड प्रदान करेंगे। हमको ये नहीं पता है कि फला व्यक्ति कहीं नर्सिंग होम में जॉब कर रहा है, 1 घंटे का समय निकाल रहा है, या फला व्यक्ति अभी BMS किया है, या फला व्यक्ति ने PhD कर रखी है। तो सबके लिए हम इक्वल प्लेइंग फील्ड करेंगे। दैट मीन्स जीरो से स्टार्ट करेंगे। और हमारी ग्रेडिंग ऐसी होगी जिसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो पहले कवर होंगी। तो अब हमने तैयारी के दौरान आपको समझाया कि
2 फेजेज हैं, एक स्क्रीनिंग, दूसरा इंटरव्यू। स्क्रीनिंग में क्या क्या बातें होती हैं ये हमने समझी कि हमको किसी तरह से 150 क्वेश्चन में 70-80 क्वेश्चन मोटा मोटा करके आना है। कहाँ से आएगा? तो उसके लिए हम लोग पढ़ाई करेंगे, आने वाले समझेंगे। उस पढ़ाई के दौरान हम अपने व्यक्तित्व का विकास भी करेंगे, ताकि हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है दैट इज इंटरव्यू, उसकी भी साइमल्टेनियसली तैयारी होती रहे। अब देखिए, सबसे पहला काम आप ये करिएगा, आप तैयारी स्टार्ट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट आपको कहीं भी मिल जाएगा, या तो आप गूगल करेंगे वहाँ से मिलेगा, नहीं तो हमारे ऐप में रहेगा, ना परेशान होइए। ऐप में दोनों जो परीक्षाएं हुई हैं अभी लेटेस्ट, दोनों के एडवर्टाइजमेंट हैं। दोनों का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंस है। MO आयुर्वेद में 120 क्वेश्चन आयुर्वेद के और 30 क्वेश्चन GS के। MO आयुर्वेद में 120 क्वेश्चन ये टिपिकल आयुर्वेद होता है और 30 क्वेश्चन GS के होते हैं। जो MOCH है इसमें 3 फेजेज हैं। 75 क्वेश्चन प्योर आयुर्वेद होता है, 50 क्वेश्चन ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं जो भी हैं उससे, और 50 क्वेश्चन GS के हैं, और 25 क्वेश्चन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के। तो इस तरह से ये 75 क्वेश्चन आपके मोटा मोटा आयुर्वेद के और 75 क्वेश्चन GS के रहते हैं। तो जो आपका एडवर्टाइजमेंट है उसके बाद आयोग नेक्स्ट चरण में अपना सिलेबस प्रेस्क्राइब करता है। दोनों सिलेबस हम लोग अपने ऐप पर डाल देंगे। इस सिलेबस को हम समय समय पर कैसे सिलेबस पढ़ा जाता है ये सिखाएंगे। अच्छा, लड़कों की आदत क्या होती है, उनको लगता है क्या सिलेबस देखना यार, सिलेबस में तो क्या लिखा है, वही लिखा है, BMS की सारी किताबें होंगी, BMS में जितना पढ़ा है आज तक वही सब कुछ आएगा। क्यों वही आएगा? क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम है उसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन BMS है, और लड़कों को ये भी लगता है कि इसेंशियल है तो प्रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन PG और जो भी है आपके पास सुपर स्पेशलाइजेशन वो। अच्छा, ये बात सही भी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन या प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन का यूज कहाँ होता है? केवल और केवल और केवल इंटरव्यू के दौरान, और वो भी 0.001%। अब समझिएगा कैसे। दोनों आपके बॉस लोग भी बैठे हैं, आपका जूनियर भी बैठा है जो अभी जिसकी इंटर्नशिप चल रही है और फार्म आ गया है, और आप BMS पास आउट होकर निकले हैं। आयोग का एडवर्टाइजमेंट आया कि फला डेट तक की कट ऑफ वाले फार्म भर सकते हैं, तो जिसकी इंटर्नशिप चल रही है उस कट ऑफ के अनुसार वो भी भर सकता है। तो 150 क्वेश्चन करना है, 150 क्वेश्चन उसने भी किया, PhD वाले ने भी किया, 60 क्वेश्चन उसने भी निकाल लिया, तो उसका रिटर्न निकल गया। जो भी कट ऑफ हो, मान लीजिए 60 कट ऑफ है सपोज, तो उसका रिटर्न निकल गया। तो यहाँ पर प्रेफरेंस तो कुछ मिला नहीं। अब आइए इंटरव्यू में। इंटरव्यू में जो फला व्यक्ति है, यदि वो जो जिसकी अभी इंटर्नशिप चल रही थी, उसने अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर लिया, यानी उसने अपने व्यक्तित्व को वहाँ निखार लिया, तो वहाँ पर उसे प्रेफरेंस देने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रेफरेंस उसको मिलेगा, जैसे मान लीजिए जिस बंदे ने PhD कर रखी है, सपोज 15 मिनट का इंटरव्यू चलना है, मोटा मोटा 10 से 15 मिनट। खुदा न खास्ता कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई, मान लीजिए
बच्चे ने ठीक से सोया नहीं, तबीयत खराब हो गई, कुछ ऐसा अंडू चीज़ हो गया, तो उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है ना, उस आधार पर उसको प्रेफरेंस दे दिया जाता है, भले से वो कोई जवाब न दिया हो या कम दिया हो या अप टू द मार्क न दिया हो, तो प्रेफरेंस उन्हीं परिस्थितियों में मिलती है। अब यहाँ पर जो सिलेबस है, सिलेबस धीरे धीरे हम लोग आपको समझाएंगे कि सिलेबस को एक्सप्लेन कैसे करना है, पढ़ना कैसे है। क्योंकि आप देखिएगा सिलेबस में जो 30 क्वेश्चन है, और ख़ासकर तो जो MOCH वाला एग्ज़ाम है, यदि किसी लड़के ने 75 क्वेश्चन के लिए, जो GS वाला था, केवल सिलेबस ही पढ़ लिया रहता तो आसानी से उसका 60 क्वेश्चन बन जाता, केवल जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड था। अब जो 30 क्वेश्चन है उसके लगभग 5-6 या मोटा मोटा 8-9 क्वेश्चन सिलेबस में वेल डिफाइंड हैं सिलेबस में, जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940/1945, ये सिलेबस में वेल डिफाइंड है। इस पर क्वेश्चन 1-2 बन जाएगा, आपको वहाँ से वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी जो अन्य चीज़ें हैं, जैसे प्योर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, करंट अफेयर्स, तो इसको हम लोग अलग से कक्षा लेकर के इसको पूरा कर देंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो है स्टडी टेक्निक। अच्छा, आप ज़िंदगी में कोई भी परीक्षा की तैयारी करें, XYZ, यदि आपका छोटा भाई नीट की तैयारी कर रहा है, छोटा भाई JEE की तैयारी कर रहा है, कोई आपके घर में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, या आप लोग MO की तैयारी कर रहे हैं, यदि इस स्टडी टेक्निक को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। अब देखिए, समझते हैं। 5 तरह की स्टडी टेक्निक मैं बताऊंगा आपको। पहला है पोमोडोरो टेक्निक। तो समझिएगा, देखिए, ये कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है, ये पोमोडोरो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये टेक्निक इवॉल्व करी थी। उन्होंने कहा कि यार क्यों डंकी लेबर करते हो, स्मार्ट स्टडी करो ना यार, 1 घंटा पढ़ना है तो पढ़ो 1 घंटा, बट उसमें 40 मिनट आप एक्टिव लर्निंग करो, 10 मिनट का जो समय है उसको रिवीजन के लिए छोड़ दो, और जो नेक्स्ट 10 मिनट है उस पर रीथिंक करो। ये है रीड, ये है रिवीजन, और ये है रीथिंक, ये RRR। इस टेक्निक को फॉलो करना है, ये है हमारा पोमोडोरो टेक्निक। अच्छा, अब मुझे नहीं पता आपकी कैपेसिटी कितनी है। सपोज आप 10 घंटा पढ़ाई करते हैं, तो लगभग 10 पोमोडोरो में आप उसको डिवाइड कर लीजिए, और 10 पोमोडोरो में डिवाइड करके आप अपनी पढ़ाई कर लीजिए। और दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप सभी से मेरा यह विनम्र निवेदन है कि देखिए, आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होने वाला है। जो ये वैकेंसी क्रिएट होने वाली है, ना आपको पता है ना मुझे पता है कि फिर ये दोबारा कब आएगी। इसलिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दीजिए। जो 8-9 महीने आपको मिलने वाले हैं, इन 8-9 महीने में आप अपने ऊपर जितना इन्वेस्ट कर सकें उतना कम है। तो आप अपना 100% इन्वेस्टमेंट करिए। अब चाहे जिस तरह से इन्वेस्टमेंट करिए, आप अपना समय बचाइए, आप अपने पढ़ाई के लिए अन्य चीज़ों में चोरी करिए। वो आप किस तरह से निकालते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए, दूसरा टेक्निक है, वो है एसोसिएशन टेक्निक। अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट। ये एक लर्निंग मेथड है, चीज़ों को एसोसिएट करना। आप चीज़ों को किस तरह से एसोसिएट करते हैं, ये इसकी विधि आपको आनी चाहिए।
देखिए, हम लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं, समझिएगा इस बात को कि हमारा ब्रेन, ये हमारा ब्रेन है, ठीक, ये राइट पोर्शन है, ये लेफ्ट पोर्शन है। राइट पोर्शन है फॉर रिक्रिएशन और लेफ्ट पोर्शन होता है फॉर लर्निंग। अब हम लोग क्या करते हैं, 99% लोग यही करते हैं कि अपने लेफ्ट पोर्शन को हम खूब एक्टिवेट करते हैं और राइट पोर्शन को छोड़ देते हैं। तो आपकी पूरी मेमोरी फुल नहीं है और आपके सिस्टम पे दिखा रहा है कि आपकी मेमोरी फुल हो गई है, क्योंकि यही चीज़ यूज कर रहे हैं आप। ये तो पूरा खाली है ना, तो इसमें भी डालिए ना कुछ चीज़, फाइल इधर ट्रांसफ़र करिए, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। तो आने वाले समय में हम आपको हम और डॉक्टर मृत्युंजय आपको ये आपके ब्रेन के जो दोनों पोर्शंस हैं ना, इसको कैसे एक्टिव करना है ये सिखाएंगे, ताकि आपका राइट पोर्शन भी एक्टिव हो जाए और लेफ्ट पोर्शन तो आप अपना एक्टिव करे ही हैं। तो देखिए कैसे करना है, चीज़ों को रिक्रिएट करना है। आप जैसे यदि आयुर्वेद समझते हैं तो आयुर्वेद में समझिए, ये है डाइट। चीज़ों को चिटकूट सा बनाइए। तो यदि आपसे इंटरव्यूअर कोई चीज़ पूछता है कि यार लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, तो यार लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है तो ट्रीटमेंट तो सबसे बाद में आता है ना, तो डाइट को एक्सप्लेन कर दीजिए। ये ट्रीटमेंट सबसे बाद में है, सबसे पहले उसका डाइटरी इंटरवेंशन कर दीजिए, उसका एक्सरसाइज करा दीजिए एंड देन ट्रीटमेंट करा दीजिए। तो इस तरह से चीज़ों को रिक्रिएट करिए। सारी चीज़ आपको पता है, उसको रिक्रिएट करिए। वो रिक्रिएट करना हम सिखाएंगे आपको। अब देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू आता है। देखिए, हमारा दिमाग जो है ना, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसमें साल 2 साल 3 साल पहले पढ़ी हुई चीज़ें स्टोर्ड रहती हैं, और एक होता है कॉन्शियस माइंड जो हमारे दिमाग में वर्तमान में जो चीज़ें होती हैं वो स्टोर्ड होती हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है, 150 क्वेश्चन है सामने, पहला क्वेश्चन ए, दूसरा क्वेश्चन बी, अचानक से हमारा माइंड जो सब कॉन्शियस माइंड है ना, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, समझिएगा, कोई क्वेश्चन जैसे सिरोरोग की संख्या सुश्रुत ने कितनी बताई, 11। आप 10 साल पहले, मतलब 10 महीने पहले पढ़े थे और आप सोच रहे थे कि शायद 11 ही बताई थी क्या यार। फिर अगले पल आपको ध्यान आता है कि नहीं, हो सकता है 28 बताई थी, हो सकता है 12 बताई थी। तो ऐसा सोचिएगा कि जो पहला आपका दिमाग कहता है ना, वही क्वेश्चन आंसर सही होता है। पहली नज़र का प्यार जो होता है ना, तो उसी तरह से समझिएगा, पहला वाला हमेशा सही होता है। तो कभी भी अपना ऑप्शन चेंज मत करिएगा। विद टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, मतलब जब तक स्ट्रांग फीलिंग ना हो, पहला आंसर, पहला ऑप्शन नहीं चेंज करना है। तो ये कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड का ये फंडा होता है। ये भी एडवांस स्टेज में हम लोग पढ़ने के दौरान इसको भी बारीकी से सीखेंगे। एक्चुअली ये ओरिएंटेशन क्लास है, इसमें बहुत चीज़ें तो बहुत कुछ तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी एक रफ डेमो है, तो इसको समझना है आपको। चीज़ों को कैसे एसोसिएट किया जाता है, ये चीज़ हम आपको समझा रहे थे। तो आयुर्वेद से यदि समझते हैं आप, तो सिरोरोग 11 होता है। तो ऐसा करके हमने मान लीजिए 10 महीने पहले चिटकोड बनाया। क्यों 11 होता है? क्योंकि भाई इस दुनिया में एक से बढ़कर एक सिर है, सबका दिमाग पढ़ने का टेक्निक अलग अलग है।
इसीलिए तो कोई फर्स्ट पोजीशन पे है, कोई लास्ट पोजीशन पे है। तो शिरोरोग 11 है, ऐसा करके हम याद रखेंगे। अब यदि हम जीएस के पोर्शन को लेकर समझें कि यहाँ एसोसिएशन टेक्निक कैसे यूज होती है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आयुष्मान भारत का लेते हैं, जो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसमें वो एक नॉर्म्स है जो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 में जिसके नाम हैं, उसके डिफरेंट टाइप के क्राइटेरियाज हैं। उसको जब हम जीएस पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो उसमें ये कहता है ना कि प्रति परिवार, यहाँ एक ध्यान दीजिएगा, प्रति परिवार है, ना कि प्रति व्यक्ति। अब 10 लोग का परिवार है तो 50-50 हज़ार रुपये का प्रति व्यक्ति का इंश्योरेंस होगा। मतलब कुमुलेटिव इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख रुपए है। इसमें इंडिविजुअल को कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। तो चलिए, मैंने जीएस की भी ठीक ठाक बात यहाँ बता दी आपको। अब इसका लॉन्च डेट देखते हैं। अच्छा, ये चीज़ ना अपने सिलेबस में वेल डिफाइंड है। आप जब सिलेबस का छिद्रान्वेषण करेंगे तो वहाँ पर आपको ये फुटबॉल की तरह दिखेगा कि आयुष्मान भारत इसमें लिखा हुआ है। अब वो आपको देखने का तरीका, अब ये आने वाले समय में हम लोग समझाएंगे कि कैसे सिलेबस का एक एक पॉइंट आपको समझना है। सिलेबस 4 या 5 पेज का है, बहुत दिक्कत भी नहीं आने वाली है आपको उसमें। तो सिलेबस ये आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस था, तो इसको समझिए। ये 23 सितंबर 2018 है। इसको कैसे हम एसोसिएट करें, तो आयुष्मान से ही समझ लीजिए और जय से समझ लीजिए। इसको आयुष्मान भारत को पीएम जय भी बोलते थे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो आपके घर में कौन आयुष्मान कहता है? आप पैर छूते हैं, कौन कहता है? जो घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, सीनियर सिटीजन, वो कहता है। और कहता है क्या? जब आप पैर छूते हैं तो अपना एक हाथ उठा के आशीर्वाद देता है। तो सपोज ताई है, तो ताई कहती हैं खुश रहो बेटा, आयुष्मान भव, एक हाथ उठा के कहती हैं। आसमान की ऊंचाइयों पर तुम सिट करो, सिट करो यानी सितंबर, और ताई यानी 23, और एक हाथ यानी 18, 2018। तो आयुष्मान भारत स्कीम कब की हो गई? 23 सितंबर 2018। तो देखिए, इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई रॉकेट साइंस है, ये आप भी कर सकते हैं, बट चूँकि समय लिमिटेड है, पूरी की पूरी जीएस है, पूरा आपका आयुर्वेद है, पूरी संहिता है, उसमें नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, तो आपको करना ये है कि इस हेतु आपको एक मेंटोर, एक या बोल लें आप एजुकेटर या एक कोच की ज़रूरत है। और ये इस जो गैप है ना, इसको हम लोग फुलफिल करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका समय बच जाए। मैक्सिमम चीज़ों को हम लोग इसी सेकंड टेक्निक मेथड से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, दैट इज एसोसिएटिव टेक्निक। तो ये 2 मेथड आपको समझा दिया, एसोसिएशन टेक्निक। अब एसोसिएशन टेक्निक में अब ये डिटेल में अब आने वाले समय में बताएंगे कि जो हमारा संहिता है ना, चरक सुश्रुत बृहत्त्रयी की बात कर रहे हैं हम यदि, तो अष्टांग हृदय। तो देखिए, मोटा मोटा एक रफ डेमो देखिए हम हर जगह। अच्छा, ये डिस्क्लेमर है मेरा आज का, और आने वाले समय में मैं बार बार डिस्क्लेमर दूंगा कि प्लीज़ किसी भी चीज़ को अदरवाइज मत लीजिएगा। हमारे पढ़ाने का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि यदि किसी को गाली देने से, बुरा भला कहने से, उनका मान सम्मान करने से, उनके बारे में अच्छी बातें करने से यदि कोई चीज़ हमारे जेहन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में
100% फुल प्रूफ बैठ जाती है तो हम फिर ठीक है एक बार बैठा लेंगे और बाद में उनसे क्षमा मांग लेंगे। जैसे चरक जो है मेडिसिन के डॉक्टर हैं, बड़े बड़े काम करने से डरते हैं, इसलिए क्रांतिकारी काम नहीं कर पाते हैं। इनके डिपार्टमेंट में 8 की बहुतायत है, इसीलिए ये बेचारे ठाठ बाट से रहते हैं। पहला चीज़। दूसरा चीज़, चरक साहब एक तो मेडिसिन के डॉक्टर हैं, सर्जरी कराएंगे नहीं अपनी, मेडिसिन से ही सब सही कर लेंगे। ऊपर से ये चरक हैं और इनको चरक नाम की बीमारी हुई है, चरक को चरक हुआ है, इसलिए मैक्सिमम जगह इनको हम लोग गाली देकर समझेंगे कि चरक साहब को चरक हुआ है तो इन्होंने क्या क्या बेवकूफ़ियाँ की हैं। फिर आते हैं सुश्रुत साहब को हम लोग समझेंगे। सु यानी सुंदर और श्रुत यानी सुनना। तो ये MCH वाले डॉक्टर हैं, मास्टर ऑफ चिरियोलॉजी हैं, सर्जन हैं, शल्य चिकित्सक हैं। तो मैक्सिमम जगह इनकी बड़ाई करते हुए, सुंदर सुनने वाली चीज़ों में इनकी बात रखते हुए हम लोग बढ़ेंगे। ये हैं वाकभट्ट। वाक यानी वाणी, वाक यानी बोलना। तो मैक्सिमम जगह इसको आधार लेकर हम चलेंगे। जैसे थोड़ा सा एक रफ डेमो देख लीजिए। जैसे चरक साहब ने नेत्र रोगों की जब गणना की तो नेत्र रोगों की संख्या बताई 4। क्यों 4 बताई समझिएगा। क्योंकि चरक को चरक हुआ है, फिर भी कितने बेवकूफ़ हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी आंखें 4 कर रहे हैं। अब इनको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेडिसिन के डॉक्टर हैं, इनका पेट निकला हुआ है, अष्टोदरी अध्याय, पेट निकला हुआ है, तब भी ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, नाइस काम है, आंखें 4 करना नाइस काम है। यानी हम कोई ना कोई फार्मूला निकाल लेंगे और ये नेत्र रोग दूर करेंगे। आंखें 4 हुई है तो कोई बात नहीं, पेट निकला है तो कोई बात नहीं, हम स्लिम ट्रिम हो जाएंगे। तो कोई फार्मूला निकाल लेंगे। चरक सूत्र 19 अष्टोदरी अध्याय में इनकी आंखें 4 हुई थी, नेत्र रोग की संख्या 4 बताई। फिर इन साहब का वहम तो तोड़ना ही है, तो इन साहब का वहम टूटेगा जब इनकी चिकित्सा होगी। तो वहम का मतलब बस्ती, हृदय और मस्तिष्क। तो बस्ती, हृदय और सिर त्रिमर्मी अध्याय में चिकित्सा हुई, चरक चिकित्सा, और कि हमारी छवि ठीक नहीं है यार। ये अष्टोदरी अध्याय है, यानी बैरियाट्रिक सर्जरी जब तक नहीं करोगे उधर अंदर नहीं जाएगा। दैट मीन्स ये चरक चिकित्सा 26 में इनकी छवि सही होने की चिकित्सा होगी और ये कहेंगे कि यार मैं अभी क्या हूँ, मेरा वहम टूट रहा है, मैं 0 हूँ, इसलिए मेरी आंखें 4 नहीं हो सकती, इसलिए यह है 96। नहीं समझ में आया? समझिए ऐसे, ये है 9 और ये 6। आपके ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन फुटबॉल की तरह दिखेगा। यार ये डमरू है, 0 है, शून्य है, शंकर जी का शून्य है ये, तो ये आपको बिल्कुल फुटबॉल की तरह दिखेगा। करेक्ट ऑप्शन 96। ठीक, क्योंकि आप ऐसे, अब 69 रहेगा तो कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि ये 6 और 9 दोनों मिलकर 0 हो जा रहे हैं। तो लेकिन आपको ऐसा याद करना है कि ये 96 है, शंकर जी का डमरू है, चरक मेडिसिन के डॉक्टर हैं, और वो नीलकंठ साहब जब विष का पान किए थे
तो कोई सर्जरी नहीं हुई थी उनकी, मेडिसिन दिया सही हो गया। तो ये शंकर जी का डमरू है 96। ठीक, तो ऐसे करके ये है पावर ऑफ एसोसिएशन टेक्निक, जो हम लोग आने वाले समय में और अच्छे और बेहतर ढंग से हर एक फॉर्मेट में, हर एक चैप्टर में सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब तीसरा टेक्निक आता है, यह है CBA। ये कौन सी बला है भाई? ये है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो इसका मतलब ये होता है कि हम कितना इनपुट दें कि हमको उस लेस इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकले। तो या तो आप समझ के समझ लीजिए, या तो हम लोग जो समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए। तो उसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए सपोज आपकी द्रव्य गुण की मोटी सी बुक है, अब उसमें ढेर सारे प्लांट, बोटेनिकल नेम और पर्याय और रसगुण, वीर विपाक और फलान ढेकान जितना भी जो भी दिया है उसको लाइन बाय लाइन रटिए, एक एक शब्द रटिए। आएगा 1-2 क्वेश्चन तो उसको जय श्री राम बोल दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। कब तैयारी करनी है उसकी? करेंगी तैयारी। कब करनी है तैयारी? जब हमारा मेन पोर्शन खत्म हो जाएगा तब। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वाला पोर्शन ध्यान रखिए। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है यार हमको फला एग्ज़ाम में बहुत हो गया यार, मेरा साथ वाला लड़का जो है फर्स्ट रैंकर है, टॉपर है, तो हमको टॉप करना है। अच्छा, जब CPMT हुआ करती थी, नीट हुआ करती थी, उस समय भी लड़के यही सोचते थे कि हमारा बैचमेट निकल गया, अगली बार कोई बात नहीं, इस बार मेरा 1 नंबर से रुक गया तो अगली बार मैं एम्स निकाल के दिखाऊंगा, इतना नंबर लाऊंगा कि नीट में मुझे एम्स मिल जाएगा। तो फिर वो क्या करता है जानते हैं? वो करता ये है कि हर कामा बिंदु पूर्ण विराम पढ़ना स्टार्ट करता है, और रिजल्ट क्या होता है? फिर अगली बार भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो दोबारा से हिस्ट्री दोहराने का हमारा तात्पर्य यही था कि आने वाला ज्योग्राफी आपको समझ में आ जाए कि जिस दिन आप टॉपर बनने की कोशिश करेंगे उस दिन आपका सिलेक्शन नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ पढ़ने लगेंगे, स्मार्टली प्रिपरेशन नहीं करेंगे, डंकी लेबर करेंगे, और डंकी लेबर से फिर वो डंकी लेबर करिए, फिर पंडित बनिए, मास्टर बनिए, और इतना टाइम इन्वेस्ट करिए कि आपके पास डिग्री कोई ना हो, लेकिन आप तमाम तरह के रिसोर्स, आप एक इंसाइक्लोपीडिया बन जाएं। तो हमको इंसाइक्लोपीडिया नहीं बनना है, हमको जल्दी से एग्ज़ाम क्रैक करना है। चलिए, 4th पोर्शन है आपका RRR। ये क्या है? ये है रीडिंग, रिवीजन और रीथिंकिंग। देखिए, रीडिंग में हम अपने ऐप पर 40 मिनट आपको पढ़ाएंगे। चूँकि हम पढ़ रहे होंगे उसके कारण आप पढ़ेंगे। यह है म्यूचुअल इंडक्शन। फिर जो नेक्स्ट है रिवीजन, ये है आपका सेल्फ इंडक्शन। जब तक आपको अंदर से इंडक्शन नहीं होगा कि यार 8-9 महीने का समय है, समय रेत की तरह निकला जा रहा है, आने वाले समय में पता नहीं फिर आएगा कि नहीं आएगा, आपको रिवीजन करने पर वो जोर लगाएगा। और तीसरा है रीथिंकिंग। अब ये जो वाला पोर्शन है, फोर्थ टेक्निक, इसमें हमारा ऐप आपका किस तरह से हेल्प करेगा समझिएगा। ऐप पर हम पढ़ाएंगे आपको, आप रीडिंग करेंगे, हम रीडिंग करेंगे, जिससे आप रीडिंग करेंगे, 40 मिनट ख़त्म। फिर नेक्स्ट जो टाइम होगा आपका रिवीजन का, आप जो भी आपका लेजर टाइम है,
आप अपना दिमाग दौड़ा लीजिए कहाँ कहाँ आपका लेजर टाइम है। सब्जी काटते हुए है, वॉकिंग करते हुए है, और यदि कोई नौकरी कर रहे हैं तो उस नौकरी के दौरान जो ट्रैवलिंग में टाइम लगता है उस दौरान का लेजर टाइम। तो ये इस समय आप अपना रिवीजन करिए। फिर रीथिंकिंग का समय है। ये कब करना है? जब आपको रीथिंक कब करना है? जब आप रीडिंग कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, तब बारी आती है उसको रीथिंक करने की। अब इसको आगे और समझिएगा, अभी समझाता हूँ आपको। देखिए 5वां पॉइंट है वो है GNS। यह है गुड नाइट स्लीप। ठीक, इसमें एक टेक्निक आती है स्टडी बिफोर बेड, और सबसे लास्ट टेक्निक है इसी 5वें पॉइंट में ही सबसे लास्ट टेक्निक है सूडो कॉन्फिडेंस। देखिए सूडो कॉन्फिडेंस ये है कि जिस दिन आपने ये सोच लिया मुझे MO बनना है, उसी दिन आपने अपने आप को मान लिया कि मैं MO हूँ। यह है आपका सूडो कॉन्फिडेंस। इसी का एडवांस स्टेज है कॉन्फिडेंस। तो कैसे डेवलप होगा? कैसे डेवलप होगा? देखिए आपका एक BMS है और एक PhD वाला है। 0 पर ये है, अभी इंटर्नशिप कर रहा है। अरे यार हमारे बॉस लोग हैं, सारी बिटवीन द लाइंस पढ़ रखे हैं। तो कॉन्फिडेंस लूज न करिए। आपको भी वही 60 क्वेश्चन करना है और उन साहब को भी 60 क्वेश्चन करना है। तो ये सूडो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए। जब तक ये नहीं लाएंगे ये डेवलप नहीं होगा। ठीक, अब इससे ऊपर आइए, स्टडी बिफोर बेड। क्या करना है आपको? पूरे दिन भर किसी भी टाइम हमारे ऐप में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। ये जब तक आपका MO का एग्ज़ाम होता है तब तक के लिए उसमें आपकी रिकॉर्डिंग सेव रहेगी। आप उसको देखिए, पढ़िए, समझिए, और साल भर तक वो रिकॉर्डिंग रहेगी। आप उसको देखिए, पढ़िए, समझिए। तो आप पूरे दिन भर उसको देखें, एक बार देखें। हम लोग कोशिश यही करेंगे कि आपको किताब की कम से कम ज़रूरत पड़े। आप कोई भी चैप्टर एक बार पढ़ें, आपको लर्न हो जाए। तो स्टडी बिफोर बेड में आपको करना ये है। अच्छा, करना ये है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सुश्रुत पढ़ा रहे हैं तो आप लगे चरक पढ़ने। उसी में आप सोचेंगे कि यार मुझे तो टॉपर बनना है, सुश्रुत तो ये पढ़ा ही रहे हैं, चरक पढ़ के ख़त्म कर दें। तो फिर आप क्या करेंगे? पता चला कोई चैप्टर उठाए, उसके 4-5 श्लोक पढ़े और सोचे कि अच्छा इस तरह से वो टेक्निक बता रहे हैं तो हम इस तरह से हम भी टेक्निक इवॉल्व करें। पता चला कि पूरा दिन भर आप लगा दिए उसी में और आपका वो टेक्निक भी पूरा नहीं हो पाया, ठीक से सोच भी नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जब आप देखिए यहीं पर एक्सपीरियंस काउंट करता है। जो व्यक्ति पहले से ढेर सारी परीक्षाएं दिया है, ढेर सारे, हर एग्ज़ाम के एक रात पहले बम्बार्डमेंट होती है, सब कुछ पढ़ना, सब कुछ ख़त्म करना, यही है बम्बार्डमेंट। तो हम कह रहे थे कि स्टडी बिफोर बेड में कभी भी ऐसा काम न करिएगा कि जो एकदम नया चीज़ है उसको पढ़िए। पूरे दिन भर में जो आप पढ़े हैं, जिसको अच्छी तरह से याद कर रखा है, वही चीज़ यहाँ आपको दोबारा से रिवाइज करनी है, तभी ये गुड नाइट स्लीप में कन्वर्ट होगी। अदरवाइज आपने चरक का कोई चैप्टर उठाया और अपने से फंडे और वो चीज़ें बनाने की कोशिश की। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप फिर ऐप ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा? ऐप में तो आपको रेडीमेड मिल रहा है, आपको समय तो ऐप बचा ही रहा है ना। तो फिर आप अपना भी प्रयास कर रहे हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं। हाँ, कब करिएगा? जब आप सब कुछ ख़त्म कर लीजिएगा। आपको पहले मैंने क्या बताया था शुरुआत में? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस।
सब कुछ ख़त्म कर लीजिए, समय बचे, तब आप अपने फंडे बनाइए। तो ये गुड नाइट स्लिप कब बैड नाइट स्लिप में कन्वर्ट होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। 6 घंटे की स्लिप है और आप अपने फंडे बना रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और तो पता चलेगा 2 घंटे का ही आपकी क्वालिटी स्लिप हो रही है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हैंगओवर हो रहा है। यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं, वहाँ भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, फिर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, शाम को वीडियो देख रहे हैं, या जो भी आपने एक पर्टिकुलर टाइम बना रखा है कि वीडियो देखना है, आप वीडियो देख रहे हैं, पता चला वो भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको 5 स्टडी टेक्निक बताई, क्योंकि हम लोग आयुर्वेद वाले हैं, यहाँ 5 ही चीज़ों का महत्व है। लास्ट में आपको 3 चीज़ और बताई जो हमारे त्रिसूत्र त्रय उपस्तंभ पर बेस्ड है। तो इस तरह से करके चीज़ों को एसोसिएट करना सीखिए। यदि आप चीज़ों को एसोसिएट कर सके, हमारे स्ट्रेटजी को समझ सके, तो निश्चित ही यह अतिशयोक्ति नहीं है कि नेक्स्ट चिकित्साधिकारी के रूप में आपका नाम उस आयोग की PDF में रहने वाला है। ठीक है, तो यकीन मानिए, मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों की कौन सी रैंक होगी। हो सकता है कोई टॉपर हो सकता है लास्ट में आए कोई, लेकिन यदि आपने स्ट्रेटजी फॉलो की जिस तरह हम लोग बताने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर जो आयोग अपने उस खिड़की पर PDF चस्पा करता है, अपने वेबसाइट पर वो PDF निकालता है, उस PDF में आपका नाम रहेगा। चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।